फ्रेंड्स, मैं संदीप। इस बार वीडियो लाने में काफ़ी टाइम हो गया। अ, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी घर में हेल्थ को लेके। तो इस वजह से इस बार वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम लगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि अब जो इतने टाइम का गैप हुआ है वो हम जल्दी ही रिकवर करें। और कुछ वीडियोस कई लोगों ने मेरे को पीछे कई सारे टॉपिक्स बोले हैं, फ़ोन पे, मेल पे, कुछ लोगों ने कमेंट्स करके। तो मैं एक-एक करके अपने सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अब अ, जिन लोगों ने अपने कुछ पीछे मेरे को अपने टॉपिक्स बोले हैं, वो एक बार कमेंट वीडियोस में कर दें, ताकि मेरे को वो सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएँ और मैं उनको अटेंड करूँ या उन पे वीडियो जल्दी से जल्दी बना के आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है M580 रिडंडेंट प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन को लेके। पीछे कई लोगों से मेरी डिस्कशन हुई है कि M580 का हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, या उसमें कैसे-कैसे चीज़ें आईओज़ हम कॉन्फ़िगर करते हैं, उसकी आर्किटेक्चर कैसे डेवलप करते हैं। तो उसी के लिए आज का सेशन मैंने किया है। अ, अभी आप सॉफ्टवेयर देख ही रहे होंगे, कंट्रोल एक्सपर्ट खोला हुआ है, वहाँ पे फाइल पे जाके जो हम अपने न्यू प्रोजेक्ट पे ओपन करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारे पास कौन रिटर्डेंट प्रोसेसर में 3 प्रोसेसर आते हैं, एक 2040, 4040, एक 6040। और तो अभी आज हम एक बेसिक जो लेवल 2 का हमारा प्रोसेसर है, BME H582040, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही हम मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास 2 रिटर्डेंट बैकप्लेन होती हैं, जिसमें हम रिटर्डेंट ईथरनेट बैकप्लेन का मीनिंग ये हो गया कि अगर आप 2 पावर सप्लाई यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से उसके बैकप्लेन सेलेक्ट करेंगे, लाइक 6 स्लॉट, 10 स्लॉट वाले आते हैं। और अगर हमारे पास सिंगल पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं, तो 4 स्लॉट या 8 स्लॉट वाला हम यूज़ करेंगे, या 12 स्लॉट वाला यूज़ करेंगे। तो आज हम फिलहाल 4 स्लॉट वाला हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको ओके कर लेते हैं। मेरे वीडियोस को जो लोग रेगुलर देखते हैं, चीज़ें जिनको जो भी पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, वो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफ़िनेटली उस पे लाइक करें और कमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ करें कि अगर मेरे वीडियो में कोई आपको पॉइंट लगता है कि उसमें नहीं कवर अप हो पाया है, या अच्छे से वो कवर नहीं हो पाया, तो आप कमेंट प्लीज़ वहाँ पे डाला करिए, क्योंकि मैं वहाँ कमेंट देखने के बाद मैं उसको कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को अगले किसी वीडियो में अटेंड जल्दी से जल्दी करूँ, और उस पे जितना भी हो सके मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने का भी ट्राई करूँगा। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन इसी बीच डेवलप हो गया, आपने देखा। जो हमने सेलेक्ट किया था कॉन्फ़िगरेशन पे हम आ जाते हैं। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रोसेसर कौन-कौन से आते हैं। अगर आपको यहीं से कोई प्रोसेसर अपना चेंज करना है, लेवल 4, लेवल 6 वाला प्रोसेसर यहाँ पे आना है, लेवल 2, लेवल 3 करके, तो आप यहाँ से अपना कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे हमारे साथ के साथ वर्ज़न नंबर भी आते हैं। तो जब भी आप प्रोसेसर पे काम करेंगे, प्रोसेसर पे ऊपर साइड, दिस साइड, जहाँ पे H582040 लिखा है, इसके अपर साइड पे आपको एक एसवी नंबर और एसवी नंबर, पीवी नंबर होता है, सॉफ्टवेयर वर्जन, वहाँ पे वो लिखा होता है कि वो 3.10 है, 2.10 है। तो जिस हिसाब से वो एसवी वर्जन होता है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे उसका वर्जन सेलेक्ट करना चाहिए। प्लस ये पावर सप्लाई एक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लग के आती है। अगर आपके सिस्टम में ये पावर सप्लाई है तो आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये डिलीट करके आप यहाँ पे BMX CPS 2010, ये जो भी आपका पावर सप्लाई यूज़ हो रहा है वो ले लें। तो अभी फ़िलहाल मैं 2010 वाले को ले रहा हूँ। साथ के साथ ही अब यहाँ पे मैं एक
कम्युनिकेशन कार्ड भी ले लेता हूँ। एनओसी जब भी मेरा रिटर्नेंट प्रोसेसर कभी काम हो रहा है तो उस पर कुछ लगाना है रिटर्नेंट कम्युनिकेशन के लिए, मतलब जब हम स्काडा वगैरह के साथ कम्युनिकेट कराते हैं तो एनओसी ले सकते हैं इसमें। उसमें भी कई सारे वर्जन्स आते हैं, आपको कौन से लेने हैं। और आईओ डाटा टोपोलॉजिकल ये वाली चीज़ें मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब करी हुई हैं कि इस फॉर्मेट में क्यों हमें लेना चाहिए। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे एक एनओसी। अब ये एनओसी भी मेरा डीटीएम फॉर्मेट में आ ही रहा है, MX80 और डीटीएम लाइब्रेरी आ जाती है। ये इथरनेट आईपी में और मॉडबस में दो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। अभी फ़िलहाल मैं इथरनेट आईपी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। आप ये सब देख सिमुलेशन मोड में मैं इसको सारा कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ। वो आप कहेंगे वो कैसे पता चलता है, वो आप जब नीचे भी देखेंगे TCP/IP1 लिखा होता है, दैट मीन्स कि ये मेरा सिमुलेशन मोड में है। और स्टैंडर्ड मोड में डालने के लिए आप यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड और सिमुलेशन मोड दो ऑप्शन दिख रहा होगा। साथ ही साथ आपके पास एक ऑप्शन यहाँ भी आता है, पीएलसी में आके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये तो रही बात आपकी M580 के प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन बनाने की। अब आप कहेंगे कि मेरे रिटर्नेंट में तो मेरे 2 प्रोसेसर होते हैं, अब मैंने सिंगल क्यों किया? तो क्या होता क्या है, रिटर्नेंट में मेरा कोई भी सिस्टम आइडेंटिकल होता है, जैसे इसमें एक सीपीएस, एक प्रोसेसर, एक एनओसी कार्ड लगा है। ऐसे ही इसके पैरेलली एक और सेम मेरा प्रोसेसर लगेगा। अगर मैं इसको आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन दिखाना चाहूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से ले लेता हूँ एक बार। ये कॉपी कर लिया, एक्सेल खोल लिया है। यहाँ पे हम इसके प्रोसेसर को ऐसे करके लगा देते हैं, और साथ ही साथ मैं अगर आपको बोलूँ तो मेरा सेकंड प्रोसेसर एज इट इज़ ऐसे करके लगा। अगर मैं इसे अब यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्राइमरी स्टैंड बाय। और इन अदर वर्ड्स, मैं अगर अदर वर्ड्स इसे कहूँ तो रैक बी, रैक ए। अब ये दो प्रोसेसर तो आपने इसमें डिफाइन कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब इसमें हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको साथ के साथ ही बता देता हूँ एक बार। M580 के प्रोसेसर के बैक साइड जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे उन्हें क्लियर नहीं होगा कि जब भी वो काम करने जाएंगे वो कहेंगे ये सिस्टम क्या हो रहा है। दोनों प्रोसेसर के बैक साइड पे जब भी आप देखेंगे, बैक साइड पे एक नॉब होती है। वो नॉब ए और बी दो साइड सेट करनी होती है। उसमें एक्चुअली दो नॉब अब आती हैं, तो उसमें आपको एक नॉब ए और दूसरे प्रोसेसर को नॉब बी करना होता है, जिससे हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि ये रैक ए है या रैक बी है। जब आप ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद ही आप प्रोसेसर रैक पे माउंट करें। अदरवाइज अगर आप दोनों को सेम रखते हैं, दोनों बाय डिफ़ॉल्ट एक ही नेम से आती हैं, तो आपका वो सिस्टम कभी भी रिडंडेंट बनने में सपोर्ट नहीं करेगा और आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इसके कभी भी बैक साइड पे आप उसको देखेंगे। मैं या तो एक मिनट देखता हूँ। हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ मैंने ओपन करी है स्नाइडर की वेबसाइट से, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगी प्लानिंग सिस्टम प्लानिंग गाइड करके। आप इसे जब भी ओपन करेंगे
तो यहाँ पे आप इसे ओपन करके आप इसके बारे में 580 के बारे में डिटेल में और भी कुछ सपोर्ट चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं जो आपको रोटरी स्विच के बारे में बता रहा था, M580 के पीछे बैक साइड पे इस टाइप का एक रोटरी स्विच रहता है। इसको भी मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे एक एक्सेल में ले लेता हूँ, ताकि किसी को कोई ये टॉपिक कभी भी ये अंडरस्टैंड करना हो, वो इजीली इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये बैक साइड पे इसका रोटरी स्विच रहता है। उसके बाद जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी इसमें ऐड ऑन होती हैं, हम उसको कैसे करके लगाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैं अभी एक शेप्स ले लेता हूँ। एक यहाँ से यहाँ के बीच में एक मेरा एक कनेक्टर लगता है, जिसे हम FO केबल या ईथरनेट केबल के थ्रू हम जोड़ देते हैं। एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हमें जो एक कॉन्फ़िगरेशन बनानी रहती है, एक कॉन्फ़िगरेशन बनती है मेरी इस वाले स्विच पोर्ट से लेके इस वाले पॉइंट तक, जो इसका एक रिंग फॉर्मेट रेडी करती है। और इसके बाद का जो पॉइंट आपके पास रहता है वो इसके सेकंड पॉइंट, और इसका ये सेकंड पॉइंट है, ये इसको आप कैसे काम करने वाले हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए ये है कि जो भी हमारे इसके नीचे एक्स आईओज ईथरनेट आईओज वाले हम पॉइंट लगाएंगे, जो हम रिंग आर्किटेक्चर बनाते हैं। M580 का मीनिंग अब आपको अभी मैं थोड़ी देर में ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊँगा। अब इसमें CRA में भी कई सारे वर्जन्स आते हैं, तो M580 का एक ये वाला वर्जन है। हम X80 का 12 स्लॉट बैक प्लेन ले लेते हैं। अभी मैं आज एक सिंगल RIO को कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग एक बार हो जाए। उसके बाद उसी में इस ईथरनेट RIO में हम और कैसे कैसे करके अपने रैक ऐड ऑन करा सकते हैं। यहाँ एक ये जो आज चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है M580 रेटेनेट सिस्टम। इसी के साथ ही इसमें कैसे-कैसे एडवांस लेवल में या कॉम्प्लेक्स हम अपना एक सिस्टम रेडी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अगले कुछ वीडियोज़ में बताने का ट्राई करूँगा। लेकिन अभी एटलीस्ट जो M580 की जिन्होंने अभी स्टार्टिंग करी है, वो काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा कि वो मैं रेडी कर दूँ, ताकि एटलीस्ट वो कुछ उस पे वर्किंग स्टार्ट कर पाएँ अपना। ये CRA मेरा डेवलप हो गया। अब यहाँ पे भी BMX CPS मैंने एक लगा दिया, और अब आप यहाँ पे अपने DIDO जो भी है वो आप लगा दीजिए। जैसे मैं एक समथिंग 64 का एक DI ले लेता हूँ, एक DO ले लेता हूँ 32 का, एक एनालॉग ले लेता हूँ AMI 810। आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे, जो भी हमारे बैक प्लेन में किसी में ये 2 स्लॉट आते हैं, किसी में सिंगल स्लॉट आता है। 2 स्लॉट मतलब ये ईथरनेट बैक प्लेन जो भी हमारे होते हैं, उसको डिनोट करता है। और जो अगर आप इसी की जगह BMX वाली रैक लेंगे, तो सारे सिंगल स्लॉट के आ जाएंगे। BMX और BME में ये है कि ये ईथरनेट बैक प्लेन हमारी सब आ जाती है। इसमें BMX में हमारा नॉर्मल बैक प्लेन आती है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसी में मैं एक समथिंग कोई और कम्युनिकेशन कार्ड या कुछ और ऐड करना चाहूँगा, तो मैं एक एनोम कार्ड ऐड कर देता हूँ, जो मॉडबस कम्युनिकेशन कराने के काम आ जाएगा। कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक एनोम कार्ड ले लेता हूँ मैं, मॉडबस
कम्युनिकेशन अगर मुझे कराना है, और रिटर्डेंट में अगर मैं रिटर्डेंट वाले प्रोसेसर पे लगाता हूँ, तो आप खुद सोचिए अगर मैं यहाँ लगाता हूँ कॉस्ट वाइज में सोचूंगा तो एक यहाँ लगेगा, एक दूसरे पीसी में लगेगा, और दो जगह 485 को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये सिंगल रैक हो जाती है, और यहाँ से मैं हर जगह अपना मूव ऑन करा सकता हूँ। इसी के आगे अगर मेरे को कोई नया रैक ऐड ऑन कराना है तो मेरे को नया CRA लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समथिंग इसी के नीचे सिंपली एक ऐड ऑन, एक पावर सप्लाई लगा के ये दोनों रैक आपस में ये वाला जो स्लॉट होता है XBE आपको लिखा दिख रहा होगा ये, और यहाँ पे इस XBE को हम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम एक रैक एक्सटेंडर केबल के थ्रू हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और हम अपने जो 12 स्लॉट की बैक प्लेन है इसको हम बढ़ा सकते हैं। मैं इसको ऐसे कंसीडर कर ले रहा हूँ, और इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ। मेरे ख्याल से ये सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक तो ये जो रैक रहा, इसमें हमने A साइड पे कर दिया, इसको हमने B साइड पे सेट कर दिया, यहाँ की केबल हमने यहाँ पे जोड़ दी है, ये यहाँ पे एक हमारा एक कनेक्टर और आता है, उसको हम यहाँ पे लगा के उसमें ईथरनेट के थ्रू इसे ज्वाइंट कर देते हैं। फिर नीचे मैंने CRA अपना ज्वाइंट किया। अब क्या होगा कि जो मेरी ईथरनेट वाला पॉइंट था सेकंड वाला, उस पॉइंट से मैं केबल लेके यहाँ पे आता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ से एक केबल लेके मैं यहाँ जाता हूँ, और अब आप देख पा रहे होंगे अब मेरा ये सिस्टम एक रिंग बन गया है। वो कैसे, पहले यहाँ से आया, यहाँ पे, यहाँ से गया यहाँ पे, फिर यहाँ से गया यहाँ पे, एक होल रिंग हो गया। अब यहाँ पे कई लोगों का पॉइंट आता है कि मेरा ये फिर पॉइंट क्या है, रिंग तो मेरे ऊपर वालों से बन गई, इस पॉइंट ये मेरा एक प्रोग्राम ट्रांसफरिंग सिस्टम है, जो रैक ए और रैक बी की सिचुएशंस एक दूसरे में डेटा एक्सचेंज करते हैं। रिंग आर्किटेक्चर क्यों बोला जाता है कि अगर मान लीजिए आपकी ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट इस वाले से ब्रेक हो जाता है, समहाउ केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है, किसी ने निकाल दी, लेकिन ये कम्युनिकेशन होने की वजह से यहाँ से आपका ये सिस्टम यहाँ से कनेक्टेड रहेगा, और हमारा सिस्टम कहीं भी बंद नहीं होने वाला है, और हम अपना सारा सिस्टम ही बहुत अच्छे तरीके से रन करा सकते हैं। ये तो रही एक सिंपल रिंग आर्किटेक्चर आपका यहाँ पे बन जाता है। अब इसमें हमारे पास और क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं जो 580 की कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारी ज़रूरत रहती है। हम M580 में आएंगे प्रोसेसर पे, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड रन, अगर आप ये कर देते हैं तो अगर कई बार ऐसा होता है प्रोसेसर हमारे स्टॉप मोड में चला जाता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड रन से वो स्टॉप मोड में जाएगा तो अपने आप ही रन मोड में वो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं तो ऑनलाइन मॉडिफिकेशन रन और स्टॉप करने के काम ये आ जाता है। ये लोकेशन आपकी जो है ये मेमोरी बिट्स डिफाइन करने के लिए कि %m अभी आप 512 यूज़ कर सकते हैं, 513 करेंगे तो सिस्टम आपको एरर दे देगा। तो ये मेमोरी बिट्स इसमें डिफाइन करनी पड़ती हैं। मैंने पहले एक सिस्टम में आपको दिखाया था कि मेमोरी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी बाकी है। इसके साथ ही फिर इसके IOs, ये DDTs का भी मैंने आपको बताया था, वो आज मैं एक बार और फिर बताऊंगा। यहाँ पे हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक एनिमेशन का पॉइंट आ जाता है, ये भी मैंने आपको पहले की वीडियोस में समझाया हुआ है कि टास्क में हम आके इवेंट स्टार्ट क्या क्या देख सकते हैं, अपना PC का टाइम कंप्यूटर अपने PLC में डालना है, PLC का टाइम
कंप्यूटर में अपडेट करना है, कैसे क्या सिंक्रोनाइज कराना है, या अपने यूज़र डेट एंड टाइम डालना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोसेसर की जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेमोरी क्या है, लास्ट मॉडिफिकेशंस क्या है। अब हम इसको एक बार बंद करके हम इसके DTT पे 1 बाई 1 चलते हैं और उसको करेंगे। लेकिन उस DTT पे भी जाने से पहले एक चीज़ और रहती है कि आप इसके ईथरनेट वाले पॉइंट पे आएंगे। आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाते हैं, कई सारे सिक्योरिटीज़ इसमें इनेबल्ड डिसेबल्ड होती हैं कि HTTP पे जैसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर इथरनेट पे कनेक्टेड है, ये डिसेबल्ड है, अभी हम इनेबल करते हैं इसकी IP वगैरह डाल के, हम डायरेक्ट वहाँ पे सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन देख पाएंगे। यहाँ पे पोर्ट 502 अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो आप मॉडबस TCP IP पे कम्युनिकेट करा पाएंगे सिस्टम को। अगर ये इनेबल नहीं है तो और प्रोग्राम आपने बना के डाल दिया, आप उसमें परेशान हो जाएंगे कि मेरा स्कैडा या और किसी भी मॉडबस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका पोर्ट 502 इनेबल्ड नहीं है। ऐसे ही आपकी IP कॉन्फ़िगरेशन मेन IP का ही हो गया, तो आपका जो रिटर्नेंट प्रोसेसर है उसकी IP बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने यहाँ रखा उसकी नेक्स्ट IP उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड प्रोसेसर की हो जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पे सेट USB कनेक्शन जो मैंने आपने बताए हुए हैं, इस PLC पे जाएंगे, आप सेट कनेक्शन करते हैं यहाँ पे आपने जैसे ये वाली IP डाल दी 9.92.168.10.1 यहाँ पे आपने डाल दी, यहाँ पे TCP IP आपने सेलेक्ट किया, टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो ये तो आप प्राइमरी प्रोसेसर के साथ होगा। लेकिन ये 1 के साथ अगर आप 2 करके टेस्ट कनेक्शन कर देते हैं तो ये आपके रिटर्नेंट प्रोसेसर के साथ आप कम्युनिकेट कर पाएंगे डायरेक्टली। सिंगल सॉफ्टवेयर के साथ, सिंगल PC के साथ आप कर लेंगे। आपको कोई ऐसा नहीं है कि रिटर्नेंट प्रोसेसर के लिए कोई अलग से IP उसमें कॉन्फ़िगर करनी है। फिर ये आपके डिफरेंट और पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन सब की चीज़ें जैसे जैसे आपकी ज़रूरत पड़ती रहेंगी वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए आप अभी इस चीज़ को इतना ही अंडरस्टैंड करें या कि क्या क्या IPs हमने डाली हैं, कैसे डाली हैं, इसके CRA की अगर कोई IP आपको अपडेट करनी है वो आप यहाँ पे आके अपना अपडेट कर सकते हैं। साथ ही मैंने जो आपको एक इसके DDT के बारे में भी मैंने पहले सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे इसकी ये IP है 192.168.11.3, ये किसकी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई CRA के लिए बता रहा है कि CRA की बाय डिफ़ॉल्ट सारी IPs अपने आप डिफाइंड हो जाती हैं, आपको कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इसका ये DDT आ गया है, आप RIO1 इसका आप इसका चाहें तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, वो कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। फिलहाल आप अभी यहाँ देखें कि ये प्रोसेसर का सारा स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इथरनेट स्टेटस क्या है, पोर्ट 1 लिंक कैश 2 का रिडंडेंसी स्टेटस, 502 का सर्विस इनेबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे EPU हॉट स्टैंड बाई 1 2 3 क्या क्या है वो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख पाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फर्मवेयर वर्जन मैच कर रहा है, अलाउड है नहीं है, PLC A ऑनलाइन है, 2 ऑनलाइन है, कमांड स्वैपिंग हो रही है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली प्रोसेसर का सारा स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाता है। DIDO AIO का मॉड्यूल हेल्दी है नहीं हेल्दी है, चैनल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे आप आके RIO का इसका नाम चेंज करके आप इसको कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपका ये RIO ये नाम चेंज हो गया है, ठीक है। पहले काफ़ी बड़ा सा नाम आ रहा था, अब वो नाम हट गया, अब यहाँ पे RIO नाम से आ गया, तो आप ये नाम यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। नहीं तो वहाँ पे तो आपने देखा था ये इस तरीके से ऐसा कुछ नाम था, EIO 02
तो आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से DIDO पे भी आप चेंज कर सकते हैं। प्लस अब इसके बाद हम NOM में अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं, मॉडबस के लिए ये कार्ड यूज़ होता है, तो यहाँ पे इसकी भी DDT है। इसके चैनल आ जाते हैं। अब इसके चैनल में भी कैरेक्टर मोड या मॉडबस लिंक लेना चाहते हैं, जैसे मैं मॉडबस लिंक लेता हूँ तो ये एज अ मास्टर यूज़ होगा, एज अ स्लेव यूज़ होगा। वो आपको जैसा यूज़ करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स मिल जाती हैं कि 485 में है, फिर आपकी बॉर्ड रेट क्या रहने वाली है, आपके ASCII में डाटा ले रहे हैं, RTU में ले रहे हैं, स्टॉप बिट क्या है, पैरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे और चैनल ये 1 का भी ऑप्शन है, यानी इस कार्ड में आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। और आप सभी को पता ही है कि एक मॉडबस कम्युनिकेशन जो थ्योरेटिकली अगर हम बात करते हैं तो 1 मास्टर 31 स्लेव हम लेके करते हैं। लेकिन हम रेकमेंड इतना सिस्टम नहीं करते, हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 16 स्लेव से ज़्यादा कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक जहाँ पे अगर आपकी कमांडिंग या कुछ है, क्योंकि अगर आप 32 डिवाइसेस लगाते हैं उनका डेटा रीड करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइमिंग का लैगिंग का अगर कोई चैलेंज होता है तो वहाँ पे आपको 15-16 के ऊपर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ तो आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप 31 डिवाइसेस तक भी इसको करा सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को ये बेसिक M580 की कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके IPs कैसे डिफ़ाइन करने हैं, उसका नोड कैसे डिफ़ाइन करना है। इसमें एक पॉइंट रह गया था कि इस CRA में भी मेरे पास 2 नोड होते हैं, वंस एंड टेंस। वंस में ये जैसे मेरा 1 है तो वंस में आप यहाँ पे टेंस वाली पोजीशन पे आप 0 रखेंगे और वंस वाली पोजीशन को 1 पे रखेंगे, क्योंकि ये जो नेमिंग है ये नेमिंग और ये यहाँ वाली नेमिंग आपकी मैच करनी चाहिए, तभी आपका ये सिस्टम लाइन में आएगा और आपका सिस्टम किसी भी एंगल किसी भी तरीके से ये सिस्टम आपका चल पाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल आपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है M580 की, वो चीज़ें आपने रिटर्नेंट प्रोसेसर की वो आपने समझ ली, RIO को हमें कैसे डिफ़ाइन करना है वो आपने समझ लिया, और इसके साथ ही हम DIDO को कैसे चेंज लगा सकते हैं, उसके हम कैसे नेमिंग चेंज करेंगे और कैसे ही हम इसके RS485 वाले NOM कार्ड को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो भी आपने देख लिया। साथ ही साथ ये जो मैंने एक NOC का कार्ड बताया था, इसके बारे में भी मैं कुछ पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि एक प्रोसेसर जब भी हम अपने SCADA के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हम लोग कई बार कहते हैं हमें रिडंडेंट प्रोसेसर चाहिए, हम वहाँ से काम करना चाहेंगे, तब आप वहाँ पे ये कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इस कार्ड की आप डिफरेंट IP ले लेंगे, डिफरेंट IP के साथ ये सारी चीज़ें डिफाइंड है और आपका वो डाटा ईज़िली कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज के इस सेशन के इस वीडियो के रिस्पांस को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड मैं और क्या चीज़ें कर पाऊँगा वो मैं अपने आपसे डिसाइड करता हूँ कुछ चीज़ें, और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और जो भी पॉइंट्स चाहिए वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आप लोगों के पॉइंट्स आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो उस पे मैं वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप लोग बहुत जल्दी उस सबको सीख के आगे बढ़ पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। और एक चीज़ मैं जाने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब कई लोगों ने मुझे रिपोर्टिंग साइकोड के लिए बोला है कि वो कैसे करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साइकोड की फुल ट्रेनिंग तो मैं भी उतना नहीं दे सकता हूँ, बट आई विल ट्राई कि किस लेवल तक की मैं
आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग जो उसमें दे सकता हूँ वो साइकोड की रिपोर्टिंग की वो बताऊँगा। साथ ही साथ एक आध जो मैंने रिपोर्ट्स बनाई हैं वो भी उसमें डिस्प्ले करूँगा, और एसक्यूएल विद एसक्यूएल और विदाउट एसक्यूएल दोनों रिपोर्ट्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।